पहुंचे डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील, लिखित तौर पर हस्तक्षेप की मांग, कहा डॉक्टरों को दी जाए सुरक्षा। आज तो दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीन स्कीम, सीएम केजरीवाल का ऐलान, पोलिंग बूथ पर 45+ वालों को लगेगा टीका, घर घर जाएंगे कर्मचारी। कोरोना पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार से सवाल, आंकड़ों की अपनी छवि बचाने के माध्यम की तरह क्यों कर रही प्रस्तुति, ज्यादा भारतीयों को प्रभाव से बचा सकते हैं कोरोना के सही आंकड़े। आज फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 28, डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा, कई शहरों में 100 के पार पेट्रोल के दाम। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों को सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 7 जून को 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 95.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.22 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। रविवार को एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों की बात करें तो आज मुंबई में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल 101.52 रुपए और डीजल 93.98 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 96.71 रुपए और डीजल की कीमत 90.92 रुपए प्रति लीटर पर है। सर, महंगाई डबल होती जा रही है, सरकार को क्या मतलब है? सरकार को तो अपने पैसे से मतलब है। जो जीएसटी उनके पास आ रहा है या जो भी उनके पास उनका प्रॉफिट उनके पास आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? उनके तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए एमएलए की तनख्वाहें महीने की, एमपी की तनख्वाहें, ये कौन देगा? वो ही देंगे। भर कौन रहा है? बी क्लास आदमी, सी क्लास आदमी। जिला युवा कांग्रेस ने मानसा में पेट्रोल डीजल में प्रतिदिन बढ़ते दामों में बढ़ोतरी की कीमतों के खिलाफ शहर भर में विरोध मार्च निकाला है। शहर के बड़ा सत्तान चौक पर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और इसके विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने मानसा में शहर भर में आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुस्पिंदर सिंह, युवा नेता लखविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस धरना दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई आज आम आदमी पर बोझ डाल रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार द्वारा अपनी आवाज सुनने के लिए ये विरोध प्रदर्शन जारी किया है और हम सरकार से महंगाई कम करने और लोगों को राहत देने की मांग करते हैं। पेट्रोल ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 65 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ लगातार पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने चਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ
बात अब महाराष्ट्र के करेंगे, जहां पर आरपीआई मुंबई इकाई द्वारा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन किया जा रहा है। आरपीआई मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ के नेतृत्व में बोरीवली स्थित तहसील कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमा होकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और एनसीपी नेता अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इस दौरान आरपीआई द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जीआर के अनुसार 33% लोगों को आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन 7 मई को ये रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया। और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निवास स्थल पर आरपीआई का आंदोलन शुरू किया गया। इस दौरान आंदोलन के दौरान आरपीआई नेता रमेश गायकवाड़ और उनके अन्य नेताओं को अजीत पवार के द्वारा मुंबई मंत्रालय में मीटिंग रखी गई, जिनमें आंदोलन न करने और आरक्षण की मांग पर सहमति पर बात हुई। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आरपीआई जो है मैदान में आई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक साथ जो है आरपीआई द्वारा आरक्षण किया जा रहा है। इस समय उपस्थित है मुंबई के बोरीवली तहसीलदार कार्यालय के बाहर, जहां पर देख पा रहे हैं कि आरपीआई के तमाम कार्यकर्ता तहसील दफ्तर के बाहर, हालांकि थोड़ी दूर से ही जो है मुंबई पुलिस ने उनको रोक लिया है। तस्वीरें दिखाएंगे कि बैनर पोस्टर के साथ लगातार महाराष्ट्र सरकार की जो तौहीन करते हुए उनकी जो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मांग कर रही है कि तत्काल प्रभाव में जो जीआर निकाला गया है उसको निरस्त किया जाए, अन्यथा आरपीआई लगातार इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। इस आंदोलन को लेकर आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष से बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मांग है, किस तरह की चीजें सरकार ने कही थी। ये यहाँ बोरीवली तालुका पे तहसील पे हमारे जिला के अध्यक्ष हरिहर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ भव्य मोर्चा निकाला गया है। और ये महाराष्ट्र सरकार ने 7 मई को जो जीआर निकाला था, वो जीआर पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने का जीआर था, और उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने ये आंदोलन किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब ने अनाउंस किया है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा, और उसका ही नतीजा हम यहाँ बोरीवली तहसील पर मोर्चा लेके आए हैं। और उसके बाद में जो अजीत पवार का शासकीय निवास स्थान है देवगिरी, उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मोर्चा निकाला, जो महाराष्ट्र सरकार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में स्वागत है आपका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और लिखित तौर पर हस्तक्षेप की मांग की है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। जानकारी के मुताबिक आईएमए ने मेडिकल कर्मचारियों के लिए बिना किसी डर के काम करने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। आईएमए ने पक्ष पत्र के जरिए कोरोना महामारी के दौरान उसकी सेवाओं और योगदान के बारे में बताया है। साथ ही कई शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने की भी बात कही है। आपको ये बता दें कि साल 1928 में अपनी स्थापना के साथ ही आईएमए भारत में आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों का सबसे बड़ा संघ है, जिसने देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और आईएमए अपनी अलग अलग शाखाओं में मेडिकल साइंस के प्रचार और उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। इसका मकसद स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में सुधार करना और सम्मान को बनाए रखना है। कोरोना महामारी के दौरान ये संगठन लाखों लोगों को संक्रमण से बचाने में सक्षम रहा है। कोरोना से अपनी लड़ाई में इस संगठन ने अपने 1400 से ज्यादा युवाओं को भी खोया है। इस महामारी के दौरान आईएमए की 3 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इसी के साथ हम इस महामारी में आपके नेतृत्व और परोपकारिता के लिए आपका आभार भी जताते हैं।
तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे देश को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, ये आईएमए की तरफ से कहा गया। इस दौरान देश को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस संगठन के फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के साथ ही हॉस्पिटल ऑक्सीजन की सप्लाई समेत कई चीजों में अपना योगदान दिया है। ये सारी बातें आज आईएमए की तरफ से उस चिट्ठी में कही गई जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि उन्हें मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, तभी कोरोना से बचाया जा सकता है, ये दिल्ली वासियों का कहना है। हमारा विरोध नहीं, ये हमारी मांग है। मांग हमारी ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि मोदी जी फ्री वैक्सीन नहीं देंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको वैक्सीन देंगे। वो वादा याद दिलाने आए दिल्ली की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना केस कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर भी इस दौरान हमला किया और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसका कहना है कि ये चाइना की लेबोरेटरी में बना हुआ कोविड-19 है। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट इसी बात को कह रहे हैं। ये फैसला तो भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। चाइना के खिलाफ सबको मिलकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त चाइना की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बेलगाम घोड़ा होता है। वो तो इंसानियत का दुश्मन बन गया है। इसलिए ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। मुझे नहीं मालूम क्यों हमारे प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं, घबरा। अगर दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुंचाना चाहती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या प्रॉब्लम है? क्या वो वही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा? कहीं सरकार की पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि देश पहले है और दल बाद में है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले की सख्त निंदा करता। दिल्ली की जनता का ख्याल करना चाहिए, उसको फायदा किस तरह पहुंचे ये फैसला होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर्स बीजेपी की भारत सरकार ने इसीलिए दी हैं ताकि वो रोड़े अटका। इसके अंदर कोरोना के केसेस पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितने हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लॉकडाउन इसका अकेला हल है जब तक कि देश के लोगों को वैक्सीनेटेड ना कर दिया जाए। दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे लगता है दिल्ली के केसेस बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और भारत सरकार को तीसरी वेव जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आ चुकी है उसका इंतजाम अभी से कर। पंजाब सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे हैं और राजस्थान की सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। कोविड से लड़ने की बजाय वो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे बड़े अदब से कहूंगा कि अपने गिरेबान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी माले ने राशन मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि राशन की घर घर डिलीवरी शुरू होने से पहले स्कीम को रोक दिया गया। अगर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? आप भी सुनिए कि उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि योजना शुरू होने से पहले, होम डिलीवरी और राशन शुरू होने से एक हफ्ता पहले उस स्कीम को रोक दिया जाता है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस दिल्ली शहर का हर रहने वाला जानता है कि राशन माफिया कितना बड़ा माफिया है। दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जिसको राशन की दुकान से राशन लेना होता है वो चक्कर लगाता रह जाता है, राशन मिलता नहीं है, कम मिलता है, खराब क्वालिटी का राशन मिलता है। ये सच्चाई है दिल्ली की भी और पूरे देश भर की भी। कोई भी राज्य आज तक इस राशन माफिया को खत्म नहीं कर पाया है, कोई भी सरकार इस राशन माफिया को खत्म नहीं कर पाई। पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार एक ऐसी योजना लेके आई जहां पे लोगों के घर तक राशन पहुंच सकता है। आपको और हमें कुछ सामान खरीदना होता है तो हम अमेजोन से ऑर्डर कर देते हैं, हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं, हमारी दूध की थैली हमारे घर के बाहर रोज सुबह पहुंचा दी जाती है। लेकिन जब एक गरीब इंसान के घर हम कहते हैं कि तुम्हें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तुम्हारे भी घर उसी तरह से पहुंच जाएगा, तो केंद्र सरकार कहती है नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या सांठ-गांठ है केंद्र सरकार की इस राशन माफिया के साथ। देखिए, अगर गरीबों को राशन उनके घर पे पहुंचाना स्कैम है तो हम कर रहे हैं स्कैम। अगर गरीबों को सुविधा देना स्कैम है तो हम कर रहे हैं स्कैम। लेकिन अगर गरीबों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा इस स्कैम की वजह से तो हमें ऐसा स्कैम मंजूर है। अगर गरीबों को बार बार राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तो देश को ऐसा स्कैम मंजूर है। अगर गरीबों को बार बार राशन की दुकान वाले के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे और वो ऐसा एहसान करके उनके हिस्से के राशन से जब आधा हिस्सा राशन देता है, ऐसा स्कैम मंजूर है हमें। लेकिन ये तो बहुत अन्याय है कि आपके घर में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, आपके घर में रोज दूध की होम डिलीवरी हो सकती है, कपड़े की, फर्नीचर तक की होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जब गरीब के घर में राशन की होम डिलीवरी की बात होती है तो केंद्र सरकार मना कर देती है। संबित पात्रा जी ये बता दें कि उनको क्या दिक्कत है कि जैसे खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जिहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 5 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। अनलॉक, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि देश को इंतजार है। कई राज्यों में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश की राजधानी में भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आज को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। लोगों को उम्मीद यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर या फिर अनलॉक को लेकर कोई भी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी बोल सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे।
सीधे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कई राज्यों में आज से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में नरा कुश्ती कर रही हैं, लेकिन ये नौटंकी करने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश में शराब घर घर पहुंच सकती है तो राशन क्यों नहीं। आप भी सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली में लोग बहुत दुखी रहे, कोरोना के फर्स्ट वेव में भी सेकेंड वेव में भी दर दर की ठोकरें लोग खाते रहे। अब ये नुरा कुश्ती कर रहे हैं। हर दिन आम आदमी भाजपा पे ठीकरा फोड़ेगी, भाजपा आम आदमी पे ठीकरा फोड़ेंगे और नॉन इश्यू को इश्यू बना के जो असल में दिक्कतें हैं, रियल इश्यू है, उसे लोगों की निगाहें भटकाने की कोशिश है। बरसों तक कांग्रेस ने यहां पे दिल्ली में शासन किया। शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री थी, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए। कभी आपने ये देखा था कि कहीं एलजी का और चीफ मिनिस्टर का झगड़ा चल रहा हो? कहीं आपने देखा था कि बार बार बयानबाजियां इधर उधर आ रही हो? ये नौटंकी नहीं करने का वक्त है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का भी वक्त नहीं है, ये सेवा करने का अवसर है। और सेवा के लिए जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप न्याय योजना लागू करो, अब पहुंचाओ सबको घर घर के, उसके अकाउंट में पैसे दो, हर रोज का लेके हर रोज खाने वाला है, उसकी हालत क्या है पता है आज आपको? अगर राशन देना है घर घर, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन शराब घर घर पहुंचानी है, वहां ना भाजपा में दिक्कत है ना आम आदमी पार्टी में दिक्कत है, वहां मिली भगत होगी। शराब घर घर पहुंच सकती है, राशन घर घर नहीं पहुंच सकता है, ये हालत है। मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा इस देश के प्रधानमंत्री जी को भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी, अपनी पुरानी वीडियोस पेट्रोल और डीजल के दाम पे जो वो बोले थे उसको देख लें और उस दिशा में चलने की कोशिश करें। कोरोना की महामारी के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे क्रूड की कीमतें बहुत नीचे गिर गई।
दिक्कतें थी लोगों को। दुनिया के हर देश ने अपने देश में कच्चे क्रूड की कीमत कम होने पे पेट्रोल और डीजल सस्ता दिया। भारत एक ऐसा देश हमारा निकला कि जहां पे कच्चा क्रूड जैसे ही कम होता था, यहां एक्साइज बढ़ाते रहे, पर देश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है और उसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से गिर गई है, अब देश लॉक तो हमेशा नहीं रह सकता। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरी कोशिश की कि किस तरह से संकट को लेकर के पूरी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो, लोगों में भय पैदा हो, लोगों में भ्रम पैदा हो, और उसका प्रयास ही करते रहे। लेकिन हम तो देश के लोगों के संयम, सावधानी और संकल्प को सलाम करते हैं कि इन गुनाहों की गठरी और सामंती साजिशी सिंडिकेट के बहकावे में नहीं आए और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई में समाज ने, सरकार ने मिल करके इसको परास्त करने की दिशा में काम किया है। अब कभी आप जो है वो किसी विदेशी के एजेंसी के प्रवक्ता बन जाएंगे, किसी अखबार को आप विदेशी निकाल करके और देश में गुमराह करने के, उस पर कोई और अखबार में लिखा कुछ होगा, उस पर चिप्पी कुछ और लगा लेंगे। तो ये जो सामंती साजिशी सिंडिकेट है, उसको एक बात समझना चाहिए कि इसने जो है वो इनको सेल्फ गोल का पूरी तरह से माहिर बना दिया है। जान भी जहान भी, ये प्रधानमंत्री जी का शुरू से संकल्प रहा है कि हमें जान की भी चिंता करनी चाहिए और जहान की भी चिंता करनी चाहिए, हमें अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए, लोगों के रोजगार की भी चिंता करनी होगी, हमें समाज और देश जो है वो पटरी पे आए इसकी भी चिंता करनी होगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें संयम के साथ, सावधानी के साथ आगे बढ़ना ही होगा। कोई हमेशा तो लॉक हो नहीं सकता, कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश। इसलिए जो है वो हम आज जो है वो जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसकी जो मारक क्षमता है वो कमजोर हुई है, लेकिन वो। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कोरोना को लेकर भी कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है वो नया नया सगुफा छोड़ती रहती है। पहले बोला था कि हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया महिला सुरक्षा के लिए, मिशन शक्ति बना दी, अब पिंक बूथ बना दिया वैक्सीन लगाने के लिए। इनका कोई भी महिलाओं के प्रति इन्होंने जो काम किया कोई कारगर हुआ है आज तक? क्या मार्केटिंग इवेंट बंद करके लोगों की मदद करने की बात करें, महिलाओं की मदद करने की बात करें, आपका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ना आपका रोमियो स्कर्ट काम कर रहा था और ना काम कर रहा है, ना आपका महिला शक्ति मिशन काम कर रहा था, ना काम कर रहा है। इसी तरह से आपने एक पिंक बूथ का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। प्रभु काम कीजिए, बहुत हो गया ये मार्केटिंग इवेंट, अब तो कम से कम महिलाओं की समस्या सुन लीजिए। कोरोना पूरी तरह से है, ये हम लोग को सबको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मौतें हो रही हैं और सरकार अभी भी इस पे अच्छी तरह से ध्यान देती रहे। अगर सरकार थोड़ी सी भी रिलैक्स हो जाएगी या थोड़ा सा भी ढील ज्यादा दे देगी तो ये वापस बढ़ सकता है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराती रहे। ध्यान रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
तो उस नाल साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा यतन है कि जिन्नी जल्दी डिटेक्शन हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल असीं ट्रीटमेंट मुहैया करवा सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच वख-वख टीमां दा गठन कीता सी जो शहर तो लैके पिंडां तक सैंपलिंग दे काम विच रुझीआं होईआं ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने पिंडां लई कोरोना मुक्त मुहिम भी शुरू कीती है। कोरोना पिंड मुक्त अभियान ते उस च भी इन्हां ने जिहड़े साडे करीब 100 दे करीब हैल्थ वैलनेस सेंटर ने पूरे जिले विच, वो सारे 100 दे 100 हैल्थ 94 है आई एम नॉट श्योर, ते उन्हां सारियां जगहां ते कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है जी। जिक्रयोग है कि पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने शुरू तो ही इस वायरस के प्रकोप नूं समझिया ते इस नूं ज्यादा फैलन नहीं दिता, क्योंकि सरकार अपना फर्ज समझदी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, साथ ही वैक्सीनेशन भी किया गया। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परमंडल ब्लॉक के दूर दराज के पाडल गांव में लोगों की टेस्टिंग की और वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया। पुरमंडल ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शमीम चौधरी ने कहा कि हम दूरदराज के इलाकों में जाकर सैंपलिंग और वैक्सीनेशन कर रहे हैं। पर पाटल में कैंप लगा, वो आज उनको लाकर जहाँ पर वैक्सीन हो रही है, तो बड़ा ये उनका शुक्रिया है जो आज जहाँ पर आए हैं। गवर्नमेंट का शुक्रिया है जो जहाँ पर, और दूसरा शुक्रिया ये करते हैं सरकार का, पानी का अभी जल्दी जल्दी करें तो तभी हो सकता है। 1947 में वो ही हमारे पहलू है जो 1947 में देख रहे लोग, वो आज ही वो ही देख रहे हैं। तो अभी आज कैंप लगा है जहाँ पर पाटल में, रजूल, पाडल, टलैर, तीनों गांव का एक कैंप लगा है। बीएमओ साहब आए हैं जहां पर, और वो आए कैंप वैक्सीन वो मंडल जहाँ से, और ना ही पैदल रास्ता है, ना ही कुछ आने जाने का प्रबंध है। पैदल जाते हैं डेली अप डाउन, जो स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी डेली अप डाउन पैदल ही जाते हैं। तो ना इधर पानी है, पानी भी इधर नहीं है। वो अभी 2-4 दिन हो गए टैंकर लगा है। अभी पहले तो ऐसे ही था, नीचे जाना पड़ता नाले में, तो 4 किलोमीटर है उधर नाला, तो डेली उधर ही जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो अभी 4-5 दिन हो गए कि टैंकर लग गया है कुछ। मेरा नाम लबीश ठाकुर है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ परमंडल। तो हमारा इधर बहुत रास्ता नहीं है चलने का, तो हम पैदल ही जाते हैं, रोज़ डेली अप डाउन करते हैं। तो अभी इधर आए हैं जो हमारे इधर प्रोग्राम रखा है इन्होंने टेस्ट करने का, तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा भी इन्होंने कुछ सोचा है। कुछ बुजुर्ग लोग थे जो नीचे नहीं जा पाते थे कि क्योंकि इधर ना रास्ता है जाने के लिए ना कुछ है। यहाँ आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वैक्सीनेशन के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैंप लगाया गया है विलेज पाडल में, गांव पाडल में, तो जहां मैं आज सबसे पहले डीसी मैडम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनके कहने पर आज जहां मेडिकल जो कैंप हमारा जहां लगा है वैक्सीनेशन के लिए, और जहां जो कुछ टेस्टिंग वगैरह वो भी जहां हो रही है, तो इसके लिए मैं उनका सबसे पहले मैडम जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी डायरेक्शन पर आज जहां इतने रिमोट एरिया में जो मोहरगढ़ पंचायत के जो 3 विलेज हैं, पाडर, जूल और तलैड, तो इतना मुश्किल इलाका है जहां आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जहां हमारे जो बीएमओ साहब हैं और उनके साथ नायब तहसीलदार साहब जहां आए और उनका पूरा स्टाफ जितना भी है जहां आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना रिमोट एरिया और कहीं उनको गाड़ियों में उतरकर पैदल भी चलना पड़ा, और पैदल चल के भी उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो आज पाडल गांव में जहां आए हैं और जहां आके उन्होंने कैंप लगाया और जहां लोगों की ज्यादा रही है और पाडल की संख्या कम रही है। इवन दिन हमने चाहा कि यहाँ की स्क्रीनिंग की जाए ताकि कोई ऐसा केस जो मिस ना हो जाए, उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। दूरदराज इलाके हमने ऑलमोस्ट कवर। खबर दोपहर में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
टेस्ट करो, जैसे मैं तुहानू दस्सिया। जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिलिया, उन्होंने भी टेस्ट करो। और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकीए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों को सोमवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत में 7 जून को 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 95.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.22 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। रविवार को एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों की बात करें तो आज मुंबई में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल 101.52 रुपए और डीजल 93.98 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 96.71 रुपए और डीजल की कीमत 90.92 रुपए प्रति लीटर पर है। सर, महंगाई डबल होती जा रही है, सरकार को क्या मतलब है? सरकार को तो अपने पैसे से मतलब है। जो जीएसटी उनके पास आ रहा है या जो भी उनके पास उनका प्रॉफिट उनके पास आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उनके तनख्वाहें 5 लाख रुपए एमएलए की तनख्वाहें महीने की, एमपी की तनख्वाहें, ये कौन देगा? वही देंगे। भर कौन रहा है? बी क्लास आदमी, सी क्लास आदमी। जिला युवा कांग्रेस ने मानसा में पेट्रोल डीजल में प्रतिदिन बढ़ते दामों में बढ़ोतरी की कीमतों के खिलाफ शहर भर में विरोध मार्च निकाला है। शहर के बड़ा सत्तान चौक पर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और इसके विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने मानसा में शहर भर में आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुस्पिंदर सिंह, युवा नेता लखविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस धरना दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई आज आम आदमी पर बोझ डाल रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार द्वारा अपनी आवाज सुनने के लिए ये विरोध प्रदर्शन जारी किया है और हम सरकार से महंगाई कम करने और लोगों को राहत देने की मांग करते हैं। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 65 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ लगातार पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने चਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ
बात अब महाराष्ट्र के करेंगे, जहां पर आरपीआई मुंबई इकाई द्वारा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन किया जा रहा है। आरपीआई मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ के नेतृत्व में बोरीवली स्थित तहसील कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमा होकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और एनसीपी नेता अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इस दौरान आरपीआई द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की मांग की गई है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जीआर के अनुसार 33% लोगों को आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन 7 मई को ये रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया। और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निवास स्थल पर आरपीआई का आंदोलन शुरू किया गया। इस दौरान आंदोलन के दौरान आरपीआई नेता रमेश गायकवाड़ और उनके अन्य नेताओं को अजीत पवार के द्वारा मुंबई मंत्रालय में मीटिंग रखी गई, जिनमें आंदोलन न करने और आरक्षण की मांग पर सहमति पर बात हुई। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आरपीआई जो है मैदान में आई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में एक साथ जो है आरपीआई द्वारा आरक्षण किया जा रहा है। इस समय उपस्थित है मुंबई के बोरीवली तहसीलदार कार्यालय के बाहर, जहां पर देख पा रहे हैं कि आरपीआई के तमाम कार्यकर्ता तहसील दफ्तर के बाहर, हालांकि थोड़ी दूर से ही जो है मुंबई पुलिस ने उनको रोक लिया है। तस्वीरें दिखाएंगे कि बैनर पोस्टर के साथ लगातार महाराष्ट्र सरकार की जो तौहीन करते हुए उनकी जो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मांग कर रही है कि तत्काल प्रभाव में जो जीआर निकाला गया है उसको निरस्त किया जाए, अन्यथा आरपीआई लगातार इसी तरह से आंदोलन करती रहेगी। इस आंदोलन को लेकर आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष से बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मांग है, किस तरह की चीजें सरकार ने कही थी। ये यहाँ बोरीवली तालुका पे तहसील पे हमारे जिला के अध्यक्ष हरिहर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ भव्य मोर्चा निकाला गया है। और ये महाराष्ट्र सरकार ने 7 मई को जो जीआर निकाला था, वो जीआर पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने का जीआर था, और उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने यह आंदोलन किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब ने अनाउंस किया है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा, और उसका ही नतीजा हम यहाँ बोरीवली तहसील पर मोर्चा लेके आए हैं। और उसके बाद में जो अजीत पवार का शासकीय निवास स्थान है देवगिरी, उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मोर्चा निकाला, जो महाराष्ट्र सरकार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबर दोपहर में स्वागत है आपका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और लिखित तौर पर हस्तक्षेप की मांग की है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। जानकारी के मुताबिक आईएमए ने मेडिकल कर्मचारियों के लिए बिना किसी डर के काम करने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। आईएमए ने पक्ष पत्र के जरिए कोरोना महामारी के दौरान उसकी सेवाओं और योगदान के बारे में बताया है। साथ ही कई शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने की भी बात कही है। आपको ये बता दें कि साल 1928 में अपनी स्थापना के साथ ही आईएमए भारत में आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों का सबसे बड़ा संघ है, जिसने देश की आजादी के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और आईएमए अपनी अलग अलग शाखाओं में मेडिकल साइंस के प्रचार और उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। इसका मकसद स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में सुधार करना और सम्मान को बनाए रखना है। कोरोना महामारी के दौरान ये संगठन लाखों लोगों को संक्रमण से बचाने में सक्षम रहा है। कोरोना से अपनी लड़ाई में इस संगठन ने अपने 1400 से ज्यादा युवाओं को भी खोया है। इस महामारी के दौरान आईएमए के 3 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इसी के साथ हम इस महामारी में आपके नेतृत्व और परोपकारिता के लिए आपका आभार भी जताते हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे देश को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, ये आईएमए की तरफ से कहा गया। इस दौरान देश को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस संगठन के फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने के साथ ही हॉस्पिटल ऑक्सीजन की सप्लाई समेत कई चीजों में अपना योगदान दिया है। ये सारी बातें आज आईएमए की तरफ से उस चिट्ठी में कही गई जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई।
दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि उन्हें मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, तभी कोरोना से बचाया जा सकता है, ये दिल्ली वासियों का कहना है। हमारा विरोध नहीं है, हमारी मांग है। मांग हमारी ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि मोदी जी फ्री वैक्सीन नहीं देंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको वैक्सीन देंगे। वो वादा याद दिलाने आए दिल्ली की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना केस कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर भी इस दौरान हमला किया और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इसका कहना है कि ये चाइना की लेबोरेटरी में बना हुआ कोविड-19 है। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट इसी बात को कह रहे हैं। ये फैसला तो भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। चाइना के खिलाफ सबको मिलकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त चाइना की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बेलगाम घोड़ा होता है। वो तो इंसानियत का दुश्मन बन गया है। इसलिए ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। मुझे नहीं मालूम क्यों हमारे प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं, घबरा। अगर दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुंचाना चाहती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या प्रॉब्लम है? क्या वो वही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा? कहीं सरकार की पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि देश पहले है और दल बाद में है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले की सख्त निंदा करता हूं। दिल्ली की जनता का ख्याल करना चाहिए, उसको फायदा किस तरह पहुंचे ये फैसला होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर्स बीजेपी की भारत सरकार ने इसीलिए दी हैं ताकि वो रोड़े अटका सके। इसके अंदर कोरोना के केसेस पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितने हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लॉकडाउन इसका अकेला हल है जब तक कि देश के लोगों को वैक्सीनेटेड ना कर दिया जाए। दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे लगता है दिल्ली के केसेस बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और भारत सरकार को तीसरी वेव जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आ चुकी है उसका इंतजाम अभी से कर। पंजाब सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे हैं और राजस्थान की सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। कोविड से लड़ने की बजाय वो कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनसे बड़े अदब से कहूंगा कि अपने गिरेबान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN